हेलो एवरीवन, चलिए स्टार्ट करते हैं एक न्यू टॉपिक दैट इज़ फंक्शनल लेवल स्ट्रैटेजी। जैसे कि लास्ट लेक्चर्स में हमने पढ़ा था कि ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट के 3 लेवल होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड बॉटम। टॉप लेवल इज़ नोन एज कॉरपोरेट लेवल और वहाँ हम कॉरपोरेट लेवल स्ट्रैटेजी बनाते हैं, दैट इज़ मेनली ग्लूक एंड जॉर्ज कॉरपोरेट लेवल स्ट्रैटेजी। मिडिल लेवल इज़ कॉल्ड बिजनेस लेवल। ठीक है, बिजनेस लेवल पर हमने माइकल पॉटर की जेनेरिक स्ट्रैटेजी के बारे में सीखा था। अब हम बात करते हैं बॉटम लेवल दैट इज़ ऑपरेशनल और फंक्शनल लेवल। तो एक बार कॉरपोरेट लेवल स्ट्रैटेजी और बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी डिफाइन होने के बाद में उसे अचीव करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए हम जितने भी फंक्शनल एरियाज़ है ऑर्गेनाइजेशन में, लाइक मार्केटिंग, प्रोडक्शन, R&D, ह्यूमन रिसोर्स, लॉजिस्टिक, दीज आर फंक्शनल एरियाज़। इन सब में हम क्या करते हैं, इन सब एरियाज़ के लिए पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी बनाते हैं ताकि जो हमने बिजनेस लेवल पर या कॉरपोरेट लेवल पर स्ट्रैटेजी डिफ़ाइन की है उसे हम इम्प्लीमेंट कर सकें, उसे हम अचीव कर सकें। जैसे हम जानते हैं कि जो एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन होता है किसी भी स्ट्रैटेजी का या किसी भी प्लानिंग का, वो फंक्शनल लेवल पर होता है। ठीक है, तो फंक्शनल लेवल पर जितने भी एरियाज़ हैं इन सब के लिए हम पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी बनाते हैं दैट इज़ कॉल्ड फंक्शनल लेवल स्ट्रैटेजी। तो फंक्शनल लेवल स्ट्रैटेजी कहाँ बनती है? ये बनती है बिजनेस लेवल, या अगर हम मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स की बात करें तो SBU लेवल के नीचे बनती है, उसके नीचे ऑपरेट होती है। ठीक है, दैट मीन्स बिजनेस लेवल पर हमने जो भी स्ट्रैटेजी बनाई है अल्टीमेटली उसको अचीव करने के लिए एक्चुअल एग्जीक्यूशन कहाँ पर होता है? फंक्शनल लेवल पर होता है। फॉर एग्जांपल, बिजनेस लेवल पर स्ट्रैटेजी चूज़ हुई है कॉस्ट लीडरशिप। तो अगर आपको कॉस्ट लीडर बनना है तो आपको अपने हर एक फंक्शनल एरिया में कॉस्ट को कंट्रोल करने के सारे एफर्ट्स करने होंगे, चाहे फिर वो प्रोडक्शन में हो, चाहे वो प्रोक्योरमेंट से परचेज़ करने में हो, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स में हो, वो मार्केटिंग में हो। अगर हमने कॉस्ट को कंट्रोल किया तो हमारी जो बिज़नेस लेवल स्ट्रैटेजी डिफ़ाइन हुई थी कॉस्ट लीडर बनना, हम उसे अचीव कर पाएंगे। ठीक है, तो फंक्शनल लेवल स्ट्रैटेजी सिंपली देयर आर 2 रोल्स ऑफ फंक्शनल लेवल स्ट्रैटेजी। वो 2 रोल प्ले करती है। फर्स्ट, ओवरऑल रोल प्ले करती है कि टॉप लेवल से जो भी स्ट्रैटेजी बनकर आई है, बिजनेस लेवल से जो भी स्ट्रैटेजी बनकर आई है, उसे ओवरऑल इम्प्लीमेंट करने में सपोर्ट करती है। ठीक है, दैट इज़ ओवरऑल ऑब्जेक्टिव। और दूसरा, फंक्शनल लेवल स्ट्रैटेजी ये डिफ़ाइन करती है कि फंक्शनल मैनेजर्स को, ठीक है, जैसे सेल्स एरिया के लिए सेल्स मैनेजर रिस्पॉन्सिबल होगा, मार्केटिंग के लिए मार्केटिंग मैनेजर रिस्पॉन्सिबल होगा, और इसी तरीके से तो हर एक मैनेजर को अपने एरिया में किस तरीके से परफॉर्म करना है, किस तरीके से बेटर परफॉर्म करके और स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करने में और रिजल्ट्स को अचीव करने में कंट्रीब्यूट करना है। ठीक है, तो ये दोनों रोल कौन प्ले करता है? फंक्शनल लेवल स्ट्रैटेजी। तो फंक्शनल लेवल स्ट्रैटेजी प्ले 2 important रोल। द फर्स्ट वन, इट प्रोवाइड द सपोर्ट टू ओवरऑल बिजनेस स्ट्रैटेजी। ओवरऑल रोल हो गया ये कि बिजनेस लेवल जो भी स्ट्रैटेजी डिफाइन हुई है उसको एक्चुअली इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करेगी। एंड सेकेंड, इट स्पेल आउट एज टू हाउ फंक्शनल मैनेजर्स विल वर्क टू एंश्योर बेटर परफॉर्मेंस इन देयर रेस्पेक्टिव एरिया। तो ये एक तरीके से ओवरऑल रोल हो गया और ये इंडिविजुअल रोल हो गया। दैट 2 रोल्स परफॉर्म बाय द फंक्शनल लेवल स्ट्रैटेजी। तो ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे फंक्शनल लेवल्स होते हैं, फंक्शनल एरियाज़ होते हैं, जैसे सेल्स, मार्केटिंग, R&D, ह्यूमन रिसोर्स, प्रोडक्शन, लॉजिस्टिक, बहुत सारे हैं। इनमें से कुछ हमारे सिलेबस में हैं। उनको स्टार्ट करने से पहले हम ये बात करते हैं कि फंक्शनल लेवल स्ट्रैटेजी को बनाने के पीछे रीजंस क्या है। वाई कंपनीज ड्राफ्ट और इम्प्लीमेंट फंक्शनल लेवल स्ट्रैटेजी, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फंक्शनल लेवल स्ट्रैटेजी। तो देयर आर सम रीजंस। क्या रीजंस हो सकते हैं? द फर्स्ट वन, functional level strategy lay down clearly say what is to be done in functional level। करना क्या है? जैसे अगर हम कॉस्ट लीडर बनना चाहते हैं तो हमारा मेन टारगेट, हमारा मेन फोकस किसके ऊपर होगा? कॉस्ट को कंट्रोल करने पर। लेकिन अगर हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो डिफ्रेंसिएशन में जाना है तो फिर हम कॉस्ट को इतना इम्पोर्टेंस ना देके फीचर्स को और यूनिकनेस को, R&D को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी कैसी है। तो बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी पे जो बना है अकॉर्डिंगली फंक्शनल लेवल स्ट्रैटेजी पे हमें क्या परफॉर्म करना है, कैसे एग्जीक्यूशन करना है, ये कौन डिफाइन करता है?
functional level strategy. So first one, it lay down clearly say what is to be done at functional level. Second, accordingly it provide direction to functional staff और इन्हीं direction के according functional staff काम करेगा. Then it help in implementation. Implementation किसका? इसके ऊपर 2 strategy बनी है ना, तो उन दोनों के effective implementation के लिए कौन responsible होगा? Functional level strategy to help in implementation of corporate and business level strategy. Then it provide base to control all activities which are executed in functional level. उन सारी activities को control करना, सारी activities के बीच में जो functional level पर होती है harmony और coordination बना के रखना, क्योंकि देखो बहुत सारे functional areas हैं, कोई एक या दो नहीं है, और कोई भी एक फंक्शनल एरिया अपने आप में अगर बेस्ट है तो वो मार्केट में आपको एडवांटेज गेन नहीं करवा पाएगा जब तक सारे फंक्शनल एरियाज़ में आपस में कोऑर्डिनेशन या हारमोनी ना हो. जैसे हमारे सिलेबस में बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, हमारी कमांड सिर्फ एक सब्जेक्ट के ऊपर है, तो हमें वो बेस्ट रिजल्ट अचीव नहीं करवा पाएगा जब तक हमारी परफॉर्मेंस सारे सब्जेक्ट्स में बराबर ना हो, बेस्ट ना हो. तो वैसे ही देयर आर सो मेनी फंक्शनल एरियाज़, functional strategies in an organization, तो it bring the harmony and coordination between them, ताकि हम कंज्यूमर को बेस्ट वैल्यू बेस्ट सर्व करके और मार्केट में कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन कर सके. ठीक है. एंड द लास्ट वन इज़ इट हैंडल द सिचुएशन इन कंसिस्टेंट मैनर. तो वेराइटीज़ ऑफ फंक्शनल एरियाज़ में, कभी सेल्स में, कभी मार्केट में कुछ ना कुछ डिस्प्यूट्स या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होती रहती है. इन सारी प्रॉब्लम्स को, इन सारी सिचुएशन को एक कंसिस्टेंट मैनर में सॉल्व करना, दैट इज़ द रीज़न कि एक कंपनी फंक्शनल स्ट्रैटेजीज क्यों बनाती है. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट स्ट्रैटेजी, दैट इज़ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी. मार्केटिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केटिंग का मीनिंग क्या होता है? तो मार्केटिंग मीन्स एक्टिविटी. ये उन लोगों को जो किसी भी प्रोडक्ट को या सर्विसेज को बेचना चाहते हैं, और वो लोग जो उन प्रोडक्ट और सर्विसेज को या आइडियाज़ को ख़रीदना चाहते हैं, उनके बीच में रिलेशनशिप को बनाती है और उसे सस्टेन करती है. ठीक है. इस एक्टिविटी को क्या बोलते हैं? मार्केटिंग. यानी अगर मैं बहुत सिंपल से वर्ड्स में बोलूँ तो मार्केटिंग वो एक्टिविटी है जो इंड्यूस करती है कंज्यूमर्स को. किस बात के लिए इंड्यूस करती है? ताकि वो कंज्यूमर्स डिसीजन ले सकें कि हमें पर्टिकुलर कंपनी का प्रोडक्ट या सर्विस परचेज करनी है. ठीक है. तो व्हाट इज़ मार्केटिंग? मार्केटिंग इज़ एन एक्टिविटी that first create and then sustain what? Exchange relationship. किस किस के बीच में? The exchange relationship between those who are willing and able to buy. So who are willing and able to buy? These are called consumers, customers, and who are willing and able to sell products, services, satisfaction एंड इवन आइडियाज़. क्योंकि आजकल मार्केट में सिर्फ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज नहीं, आजकल मार्केट में आइडियाज़ भी सेल और परचेज होते हैं. तो ये एक एक्टिविटी है जो सिंपली क्या करती है? कंज्यूमर्स को इंड्यूस करती है, मोटिवेट करती है, ताकि वो डिसीजन ले सकें कि वो कंपनी का गुड सर्विस या आइडिया परचेज कर सकें. तो मार्केटिंग, अगर हम आज के फिनोमेना की बात करें तो ग्लोबलाइजेशन के बाद में या टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन की वजह से या कंज्यूमर की जो चेंजिंग प्रेफरेंस है, चेंजिंग डिमांड है, उसकी वजह से या उनके इनकम, उनका स्टेटस लेवल बढ़ने की वजह से जो मार्केटिंग है वो आज के एनवायरनमेंट में, करंट एनवायरनमेंट में एक सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शनल लेवल स्ट्रैटेजी, एक सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है ऑर्गेनाइजेशन के सेल्स वॉल्यूम को, उसके प्रॉफिट को और उसके कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को गेन करने में. यहाँ कुछ एग्जांपल्स हैं कि मार्केटिंग स्ट्रैटेजी में हम क्या डिसीजन लेते हैं. दैट इज़ द मीनिंग ऑफ मार्केटिंग. नाउ वी टॉक अबाउट द टर्म मार्केटिंग स्ट्रैटेजी. मार्केटिंग स्ट्रैटेजी मीन्स हमें कुछ डिसीजन लेने होते हैं रिगार्डिंग मार्केटिंग. कैसे? फॉर एग्जाम्पल से फर्स्ट, व्हाट इज़ द एक्सटेंट एंड अमाउंट ऑफ एडवर्टीजमेंट. जैसे हमें ये डिसाइड करना है कि हमें एडवर्टीजमेंट कितना करना है, कितने अमाउंट में करना है, हम कौन सा मीडिया सेलेक्ट करेंगे, से हम FM चूज़ करेंगे या हम टेलीविज़न चूज़ करेंगे या हम प्रिंट मीडिया सेलेक्ट करेंगे. तो व्हाट इज़ द एक्सटेंट एंड अमाउंट ऑफ एडवर्टीजमेंट? हम हैवी एडवर्टीजमेंट के थ्रू जाने वाले हैं या लाइट एडवर्टीजमेंट यूज़ करेंगे? से हमारा काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क क्या होगा,
हम फ्रेंचाइजीज़ के थ्रू जाएंगे या होलसेलर्स रिटेलर्स के थ्रू जाएंगे, तो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का टाइप क्या होगा। देन हम मार्केट में प्राइस लीडर बनना चाहते हैं या प्राइस फॉलोअर बनना चाहते हैं। हम प्रोडक्ट पे कंप्लीट वारंटी देंगे या लिमिटेड, पूरे प्रोडक्ट को ही चेंज करने की वारंटी दे रहे हैं या उसके सिर्फ पार्ट्स को लेके, ठीक है। हम किसके साथ डील करेंगे या हम किसके साथ अपना जो बिज़नेस शेयर है वो बढ़ाना चाहेंगे। सिंगल कंज्यूमर के साथ में, सिंगल कंज्यूमर जैसे कुछ इंस्टीट्यूशनल कंज्यूमर होते हैं जिनकी वर्ल्ड वाइड बहुत सारी ब्रांचेस होती है, तो कंज्यूमर तो एक ही हुआ लेकिन उसकी इतनी सारी ब्रांचेस होती है जिसको हम सर्व करते हैं। तो फ्यू कंज्यूमर को सर्व करना चाहेंगे या सिंगल कंज्यूमर के साथ ही हम हमारा बिज़नेस शेयर बढ़ाना चाहेंगे, या जो हमारे सेल्स पीपल हैं यानी जो हमारे सेल्स फंक्शनल एरिया में लगे हुए एम्प्लॉयज़ हैं, हम उन्हें रिवॉर्ड किस तरीके से देना चाहेंगे। हम उन्हें स्ट्रेट फॉरवर्ड सैलरी देंगे या उनके सेल्स के वॉल्यूम के एक पर्टिकुलर कमीशन के परसेंटेज के फॉर्म में देंगे या दोनों। तो ये इस तरह के कुछ डिसीजंस हैं जो हमें किस में लेने होते हैं, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी में लेने होते हैं, ठीक है। तो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी और मार्केटिंग सिंपली it's a kind of strategy which induce the consumer to purchase the goods and services of a company, and these are some decisions that should be taken in marketing strategy. मार्केटिंग स्ट्रैटेजी का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है ये डिसाइड करना कि मार्केटिंग मिक्स क्या होना चाहिए कंपनी का। तो फर्स्ट हम ये बात करते हैं कि मार्केटिंग मिक्स होता क्या है, व्हाट इज़ द मीनिंग एंड कंपोनेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स। Marketing mix is a set of controllable marketing variables, ठीक है। वेरिएबल्स मतलब जो चेंज होते रहते हैं मार्केट में कंज्यूमर की डिमांड के अकॉर्डिंग, कंपटीशन के लेवल के अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं। तो उन मार्केटिंग वेरिएबल्स के कॉम्बिनेशन को हम मार्केटिंग मिक्स बोलते हैं, ठीक है। अभी क्यों बनाती है कंपनी these marketing variables? Say a firm blend these marketing variables to produce the response it wants, ठीक है। जैसा वो रिस्पॉन्स मार्केट से चाहती है, कस्टमर से टारगेट मार्केट से चाहती है, जैसे वो मार्केट में प्रॉफिट ज़्यादा अर्न करना चाहती है या वो सिर्फ मार्केट कैप्चर करना चाहती है, जिस तरह का वो रिस्पॉन्स चाहती है, उस रिस्पॉन्स को प्रोड्यूस करने के लिए आपने कंपनी ने कुछ मार्केटिंग वेरिएबल्स का एक ब्लेंड, एक मिक्स बनाया है। This blend of controllable marketing variable, this mix of controllable marketing variables is called marketing mix, ठीक है। तो what is marketing mix? Marketing mix is a set of controllable marketing variables that firms blend to produce the response it wants in the target market. अब इस blend में कौन कौन से controllable variables हैं, तो there are 4 वेरिएबल्स जिन्हें हम प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से 4 P's कहते हैं और इन्हें कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से 4 C कहते हैं, ठीक है। बट अभी हमारे सिलेबस में प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से है तो हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। 4 P इंक्लूड्स प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन, ठीक है। नाउ द फर्स्ट वेरिएबल इज प्रोडक्ट। व्हाट इज प्रोडक्ट? Product means goods and services that companies offer to the target market, ठीक है। अब ये goods और services, इनके बारे में हमें जितना भी इनके फीचर्स के बारे में नॉलेज है उसे हम यहाँ पे लिख सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। जैसे गुड्स आर टेंजिबल्स एंड इंटेंजिबल्स आर सर्विसेज। गुड्स और सर्विसेज, गुड्स ड्यूरेबल भी होते हैं, सेमी ड्यूरेबल भी होते हैं और कुछ पैरिशेबल भी होते हैं। या गुड्स की हम एक और कैटेगरी बना सकते हैं, दैट इज़ नेसेसरी, कंफर्ट और लग्जरीज, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली कंपनीज़ क्या करती हैं, जैसे उनके पास में रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं, जो कैपेसिटी होती है, और उनके अकॉर्डिंग वो गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूमर्स को प्रोवाइड करती है फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ देयर वांट्स। तो दैट ब्लेंड ऑफ दैट वेरिएबल गुड एंड सर्विसेज इज कंबाइनली कॉल्ड प्रोडक्ट, ठीक है। फर्स्ट P इज़ प्रोडक्ट। हम सेकेंड P की बात करें, दैट इज़ प्राइस। Now what is the meaning of price? Price is the amount of money which consumer have to pay to obtain the product, ठीक है। तो अगर हमें गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करना है तो हमें कंपनी को, हमें ऑर्गेनाइजेशन को पे ऑफ करना होगा। दैट अमाउंट ऑफ मनी इज कॉल्ड प्राइस।
अब क्वेश्चन ये आता है कि प्राइस क्या होना चाहिए। तो जैसा हमने पढ़ा था कि ऑर्गेनाइजेशन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन करने के लिए 2 ही रूट से फॉलो कर सकता है, 2 ही रूट से जा सकता है। या तो वो मार्केट को कैप्चर करना चाहता है तो वो अपने प्राइजेस को कम रखे, कॉस्ट लीडर बने। अगर मार्केट में प्राइस सेंसिटिव बायर्स हैं तो प्राइजेस को कम रखा जाना चाहिए। लेकिन अगर मार्केट में प्राइस इनसेंसिटिव बायर्स हैं और उनका जो ऑब्जेक्ट है वो यूनिकनेस है या प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है, तो ऑर्गेनाइजेशन को हायर साइड पर प्राइस रखने चाहिए और अपने प्रोडक्ट में अपस्केल फीचर्स को डेवलप करना चाहिए। ठीक है, तो प्राइस डिसाइड करना, जब भी ऑर्गेनाइजेशन प्राइस डिसाइड करती है उसे 3 बातों को, दे आर 3 फैक्टर्स दैट शुड बी केप्ट इन माइंड बाय द ऑर्गेनाइजेशन कि प्राइस जब डिसाइड करे तो फर्स्ट वो ये देखे कि प्राइस जस्टिफाइड होना चाहिए। जस्टिफाइड मीन्स कंज्यूमर उस प्राइस पर वो प्रोडक्ट लेने के लिए एग्री हो, उसे लगता हो कि उस प्रोडक्ट से मिलने वाली जो यूटिलिटी है, उस प्रोडक्ट से मिलने वाली जो भी फैसिलिटी है, जो भी उसकी वांट सेटिस्फाइंग है, वो उस प्राइस के बराबर है, वो उसके लिए ज़्यादा प्राइस पे नहीं करेगा। तो प्राइस कैसा होना चाहिए? जस्टिफाइड होना चाहिए। आप 10 रुपीज़ के मार्कर के लिए अगर 200 मांग रहे हैं तो इट इज़ नॉट अ जस्टिफाइड प्राइस। तो फर्स्ट कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से प्राइस जस्टिफाई होना चाहिए। दूसरा, प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से प्राइस ऐसा होना चाहिए कि प्रोड्यूसर को उस पर रीज़नेबल मार्जिन्स मिलें, क्योंकि अगर मार्जिन्स नहीं होंगे, प्रॉफिट्स नहीं होंगे तो ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव नहीं कर पाएगी। ग्रोथ तो बहुत बात की बात है। तो कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर जस्टिफिकेशन है तो प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें मार्जिन्स, रीज़नेबल मार्जिन्स भी होने चाहिए। और तीसरा, प्राइस ऐसा होना चाहिए जो आपका मार्केट शेयर एक्सटेंड करने में, आपका मार्केट बढ़ाने में आपकी हेल्प कर सके। तो इन 3 पॉइंट्स को ध्यान में रख के ऑर्गेनाइजेशन क्या कर सकती है? प्राइस चूज़ कर सकती है। तो एक नए प्रोडक्ट का प्राइस चूज़ करने के लिए देयर आर 2 काइंड्स ऑफ पॉलिसीज़, जिनमें से किसी भी एक को ऑर्गेनाइजेशन फॉलो कर सकती है। द फर्स्ट policy is called skimming and the second policy is called penetration. स्कीमिंग पॉलिसी, जब मार्केट में एक नया प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च कर रही है और वो प्रोडक्ट यूनिक है, उसके फीचर्स यूनिक है, तो उसके लिए कंपनी ऑर्गेनाइजेशन प्राइसेस को हायर साइड पर रखेगी। दैट प्राइसिंग पॉलिसी इज कॉल्ड स्कीमिंग। जब हम प्रीमियम प्राइस चार्ज करते हैं दैट इज़ कॉल्ड स्कीमिंग प्राइस पॉलिसी। लेकिन अगर आपका ऑब्जेक्ट मार्केट को कैप्चर करना है, ठीक है, आपका ऑब्जेक्ट कम प्राइस पर प्रोडक्ट अवेलेबल करवा के पूरे मार्केट को कैप्चर करना है, तो इस केस में हम प्राइजेस क्या रखेंगे? लोअर साइड पर रखेंगे। दैट इज़ कॉल्ड मार्केट पेनिट्रेशन। एप्पल followed skimming policy and Reliance Jio is the best example of penetration policy। ठीक है, तो एक नए प्रोडक्ट के लिए प्राइस डिफाइन करते समय हम इन दोनों में से कोई भी पॉलिसी यूज़ कर सकते हैं एज पर द पॉलिसीज, एज पर द सिचुएशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो प्राइस सिंपली क्या होना चाहिए? डिपेंड कि आपकी स्ट्रैटेजी कैसी है। या तो आप कम प्राइस पर प्रोडक्ट अवेलेबल करवा के मार्केट कैप्चर कर सकते हैं, या फिर आप यूनिक फीचर्स के साथ प्रोडक्ट अवेलेबल करवा के एक प्रीमियम प्राइस चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, सो द सेकेंड P इज़ प्राइस। नाउ द थर्ड P इज़ प्लेस। प्लेस मीन्स सिंपली ऑल काइंड ऑफ कंपनीज एक्टिविटीज़ दैट मेक द प्रोडक्ट अवेलेबल टू टारगेट कंज्यूमर। प्रोडक्ट बन के तैयार है, लेकिन उसका राइट टाइम पर, राइट प्लेस पर, राइट क्वांटिटी में कंज्यूमर को डिलीवर होना भी तो ज़रूरी है ना। तो कंपनी की वो सारी एक्टिविटीज़, यानी अगर मैं प्लेस को एक 1 वर्ड में डिफाइन करूँ, दैट मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। ऑर्गेनाइजेशन का डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कैसा है? से वो होलसेलर्स, रिटेलर्स के थ्रू जा रहा है, वो फ्रेंचाइजीज़ के थ्रू अपने प्रोडक्ट को अवेलेबल करवा रहा है। तो वो सारी एक्टिविटीज़ जिसके थ्रू कंज्यूमर जिनके थ्रू एक प्रोड्यूसर ओनरशिप को कंपनी से कंज्यूमर को ट्रांसफ़र करता है, उन सारी एक्टिविटीज़ को हम कंबाइंडली क्या बोलते हैं? प्लेस। ठीक है ना। एंड द लास्ट P इज़ प्रमोशन। सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर करंट फिनोमेना की बात करें तो प्रमोशन आज की तारीख में सबसे इम्पॉर्टेंट मिक्स हो गया है 4P का। तो प्रमोशन मीन्स ऑल काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ दैट कम्युनिकेट मेरिट्स ऑफ अ प्रोडक्ट। कंज्यूमर को अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना कि उसमें ये खूबियाँ हैं, दूसरों के कंपैरिजन में हमारे प्रोडक्ट में ये सारी स्पेसिफिक ये सारे फीचर्स हैं। एंड इंड्यूस टारगेट कस्टमर टू बाय इट, और उन्हें इंड्यूस करना
कि वो आपके प्रोडक्ट को परचेज़ करे, क्योंकि आजकल एक ही प्रोडक्ट के मार्केट में बहुत सारे ब्रांड हैं, बहुत सारे सब्स्टिट्यूट्स हैं, तो कंज्यूमर आपके प्रोडक्ट को क्यों परचेज़ करेगा? उसके लिए आपको आपके कंज्यूमर को ये बताना होगा कि हमारे प्रोडक्ट में दूसरों के कंपैरिजन में ये खूबियाँ हैं, उन्हें इंड्यूस करना होगा कि वो आपके प्रोडक्ट को परचेज़ करें। तो उसके लिए आप जो भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हो, जो भी तरीके यूज़ करते हो, उन सारे एक्टिविटीज़ को कंबाइनली क्या बोलते हैं? प्रमोशन। तो दीज आर 4 P's। प्रमोशन में हम आगे बात करते हैं प्रमोशन के कुछ डायरेक्ट प्रमोशनल मेथड्स के बारे में, जिससे ऑर्गेनाइजेशन अपने प्रोडक्ट के बारे में कंज्यूमर्स को बताती है, डायरेक्टली बताती है और उन्हें इंड्यूस करती है कि वो कंपनी के प्रोडक्ट को परचेज़ करें। तो चलिए बात करते हैं इन डायरेक्ट प्रमोशनल सेलिंग मेथड्स के बारे में। दीज आर डायरेक्ट प्रमोशनल मेथड्स। फर्स्ट वन इज़ पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग को तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं। जितने भी MRs होते हैं जो डोर टू डोर कंज्यूमर से डायरेक्टली बात करते हैं, उन्हें प्रोडक्ट के फीचर्स के बारे में, उनके मेरिट्स के बारे में डायरेक्टली समझाते हैं, दैट इज़ पर्सनल सेलिंग मेथड। तो पर्सनल सेलिंग इज़ अ फेस टू फेस इंटरेक्शन विद पोटेंशियल कस्टमर। इट इज़ हाई डिग्री ऑफ पर्सनल अटेंशन, क्योंकि आप इसमें ओरल कम्युनिकेशन करते हैं अपने कंज्यूमर के साथ में। आप डायरेक्टली अपने कंज्यूमर को, उस पोटेंशियल बायर को प्रोडक्ट दिखाते हैं, उसके यूज़ के बारे में बताते हैं, उसके मेरिट्स, उसके प्राइजेस के बारे में बताते हैं, और अल्टीमेटली कहीं ना कहीं आप उसको इस तरीके से इंड्यूस कर लेते हैं, उसके ऊपर इतना इन्फ्लुएंस कर लेते हैं आप उसे कि वो आपके प्रोडक्ट को परचेज़ करे। तो ये एक मोस्ट इफेक्टिव मेथड है, एक ट्रेडिशनल काइंड ऑफ मेथड है। लेकिन अगर मैं इसके डीमेरिट के बारे में बात करूँ तो ये सबसे ज़्यादा कॉस्टली मेथड है, क्योंकि एट अ टाइम आप सिर्फ एक ही कंज्यूमर को टारगेट कर रहे हो, ठीक है। तो 1 to 1 जब आप सेलिंग, आप मार्केटिंग के मेथड यूज़ कर रहे हो तो ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली मेथड होगा। लेकिन जब आप यही 1 to 1 मेथड यूज़ कर रहे हो तो कहीं ना कहीं ये सबसे ज़्यादा इफेक्टिव भी होगा कि आप कंज्यूमर को कहीं ना कहीं अपने फेवर में ले लेंगे। तो दैट इज़ कॉल्ड पर्सनल सेलिंग। द सेकेंड मेथड इज़ एडवर्टीजमेंट। ये एक कॉस्ट इफेक्टिव मैनर होगा, क्योंकि आप एक समय पर लार्ज ऑडियंस को सर्व करेंगे, लार्ज ऑडियंस को एक ही टाइम पर अपने प्रोडक्ट के बारे में, उसके फीचर्स के बारे में बताएंगे। तो एडवर्टीजमेंट इज़ अ नॉन पर्सनल, हाईली फ्लेक्सिबल एंड डायनामिक मेथड ऑफ सेल्स प्रमोशन, डायरेक्ट प्रमोशन। फॉर एग्जाम्पल न्यूज़पेपर, होर्डिंग्स, रेडियोज़। तो इसमें आप क्या करते हैं, एक सब्सक्रिप्शन, एक अमाउंट पे करके आप टाइम स्लॉट को, ठीक है, या प्लेस को आप रिजर्व करवा लेते हैं और अकॉर्डिंगली उसके थ्रू अपने गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में या उसके फीचर्स के बारे में एक लार्ज ऑडियंस को सेम टाइम पर सर्व करते हैं। दैट इज़ सेकंड मेथड। लेकिन अगर हम बोलें कि फ्री ऑफ कॉस्ट एडवर्टीजमेंट, जिसके लिए आपको कोई पैसे ना देने पड़े, कोई मनी ना पे करना पड़े, चाहे न्यूज़पेपर में हो या इंटरनेट पर हो, तो फ्री ऑफ कॉस्ट जो एडवर्टीजमेंट होती है दैट इज़ कॉल्ड पब्लिसिटी। तो थर्ड मेथड इज़ पब्लिसिटी। पब्लिसिटी इज़ अ नॉन पर्सनल मेथड सिमिलर टू एडवर्टीजमेंट, बट एडवर्टीजमेंट और पब्लिसिटी में ये डिफरेंस है कि आपको एडवर्टीजमेंट के लिए, प्लेस के लिए या स्लॉट के लिए, टाइम स्लॉट के लिए पे करना पड़ता है, यहाँ पर आपको पे नहीं करना होता। जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपके जो भी आप इंफॉर्मेशन बताना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं, उसके लिए आपको पे ऑफ नहीं करना पड़ता, या किसी तरह की प्रेस रिलीज़ के लिए या रिपोर्ट्स के लिए या इंटरनेट रिलीज़ के लिए, इनके लिए पे ऑफ नहीं करना पड़ता। तो दैट इज़ नॉन पर्सनल मेथड, ठीक है, विदाउट पेइंग फॉर टाइम स्लॉट और फॉर प्लेस। इफ़ वी एडवर्टीज अबाउट आर goods and services, features of goods and services, then that kind of method is called publicity. Publicity is simply non-price advertisement, ठीक है। Then last method is sales promotion. Sales promotion is a kind of omnibus term. Omnibus term का मतलब होता है जिसमें सब कुछ एक ही साथ आ गया। अगर मैं इन 3 methods को छोड़ दूँ, इन 3 के अलावा हम ऑर्गेनाइजेशन के गुड्स एंड सर्विसेज को प्रमोट करने के लिए जितनी भी एक्टिविटीज़ यूज़ करते हैं, वो सारी एक्टिविटीज़ किस में आ जाएंगी? सेल्स प्रमोशन में आ जाएंगी। तो सेल्स प्रमोशन इंक्लूड्स ऑल काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ टू प्रमोट बिजनेस एक्सेप्ट दीज 3, ठीक है। फॉर एग्जांपल, जैसे आप देखते हो पेटीएम पे कैशबैक, स्टिकर्स, ठीक है, या ओप्पो और वीवो के इनिशियली जो कियोस्क लगा करते थे छोटे,
जिसमें वो कार्टून टाइप और वो टेबल आगे इस तरीके से लगा के और प्रमोट किया करते थे चीज़ों को, या जो ट्रेड फेयर्स लगते हैं, तो ये सारी चीज़ें किस में आ जाएंगी, ये सारी चीज़ें सेल्स प्रमोशन में होंगी। तो दीज आर 4 डायरेक्ट प्रमोशनल मैथड। तो डायरेक्ट प्रमोशनल मैथड इज अ पार्ट ऑफ 4th P, that is promotion. So there are 4 P's in marketing mix: product, place, price and promotion. But as you know कि environment is not stable, environment is dynamic, continuously change हो रहा है, consumers की demand, उनका pattern, taste, preference, globalization, सर्विस सेक्टर, ग्रोथ ऑफ सर्विस सेक्टर, ये सारी चीज़ें चेंज होने की वजह से जो 4 P's हैं उनमें कुछ न्यू एलिमेंट्स, कुछ न्यू कंपोनेंट्स को भी ऐड किया गया है, ठीक है। तो दीज न्यू कंपोनेंट्स आर कॉल्ड एक्सपांडेड मार्केटिंग मिक्स। तो ये तीनों P's क्या है इसके बारे में बात करते हैं। द फर्स्ट P इज़ पीपल। People means all human resources, all human actors who play a part in delivery. गुड्स को कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए जितने भी फर्म के पर्सनल्स हैं, फर्म में काम करने वाले पर्सनस हैं, इन सबको क्या नाम दिया गया, पीपल, कॉमन नेम पीपल, एंड इट्स अ पार्ट ऑफ एक्सपांडेड मार्केटिंग मिक्स। तो पहले HR का ह्यूमन बींग्स का इतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं हुआ करता था, लेकिन जैसे जैसे टाइम चेंज हुआ है ह्यूमन रिसोर्स की रिक्वायरमेंट, उसकी इंपॉर्टेंस समझ में आने लगी है और इसीलिए इसे मार्केटिंग मिक्स में ऐड किया गया, दैट इज़ कॉल्ड पीपल। द नेक्स्ट वेरिएबल ऑफ मार्केटिंग मिक्स इज प्रोसेस। प्रोसेस इसलिए इन्वॉल्व किया गया क्योंकि आज से कुछ टाइम पहले की बात करें तो हम सिर्फ ऑफलाइन मोड में ही गुड्स को डिलीवर करते थे, उनकी मार्केटिंग करते थे, लेकिन प्रेजेंट फिनोमेना की बात करें तो ऑफलाइन और ऑनलाइन इन दोनों ही प्रोसेस को इक्वल इंपॉर्टेंस दी जा रही है, या ऑनलाइन की इंपॉर्टेंस ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो व्हाट इज़ अ प्रोसेस? प्रोसेस मीन्स ऑल काइंड ऑफ प्रोसीजर्स, मैकेनिज्म एंड फ्लो एक्टिविटीज़ बाय विच goods and services, product and services are delivered. It may be offline procedure and may be online procedures. तो process को involve किया गया, that is next variable. And the last variable of expanded marketing mix is physical evidence. Physical evidence means not a place, क्योंकि place और market तो पहले से ही include है conventional marketing mix के अंदर। यहाँ physical evidence का मतलब है the environment, जिस एनवायरनमेंट में हम गुड्स एंड सर्विसेज को डिलीवर कर रहे हैं, जिस एनवायरनमेंट में फर्म और कंज्यूमर एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल लें कि आप किसी रेस्टोरेंट में डिनर करने के लिए गए, तो वहाँ का फिज़िकल एम्बियंस जो होगा, जैसे वहाँ की जो लाइट है, वहाँ का जो साउंड है, वहाँ की जो स्मेल है, वेटर्स के सर्व करने का जो मैनर है, जो अरेंजमेंट होगा, वो सब क्या करेगा, आपके ऊपर एक इम्प्रेशन छोड़ेगा कि आप नेक्स्ट टाइम विजिट करें। लेकिन अगर यही आपको एडवर्सली इफेक्टेड करता है, आपको सूट नहीं करता है, तो शायद आप नेक्स्ट टाइम उस रेस्टोरेंट में विजिट नहीं करेंगे। तो प्रेजेंट टाइम में एक फिज़िकल एम्बियंस भी, वहाँ का साउंड, वहाँ की लाइटनिंग वगैरह या बिहेवियर, ये सब क्या करता है, कंज्यूमर्स के ऊपर एक इम्प्रेशन छोड़ता है, उन्हें इंड्यूस करता है नेक्स्ट टाइम विजिट के लिए। तो दीज ऑल एलिमेंट्स इंक्लूड दिस एनवायरनमेंट इंक्लूड इन फिजिकल एविडेंस। तो दीज 3 P's, पीपल, प्रोसेस एंड फिजिकल एविडेंस, ये क्या बनाते हैं, एक्सपांडेड मार्केटिंग मिक्स।